अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। माशरे के नब्बास मोहिउद्दीन नवाब के यादगार नोवेल गंदी गली का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। आमना ने सहम कर कहा, नहीं नहीं, आप में से कोई ज़बान नहीं खोलेगा। वो गुंडे बदमाश जहन्नम में जाएं, हमें किसी से क्या लेना है। ज़हीर ने कहा, कैसी बातें कर रही हो? मेरा कॉलेज, मेरे स्टूडेंट्स तबाही की तरफ जा रहे हैं और मैं आंखें बंद कर लूं? क्या एक उस्ताद का यही फ़र्ज़ है? वसीम ने कहा, जलाल अहमद से बचपन की दोस्ती है, इसने सिर्फ दोस्ती का लिहाज किया है, वरना मेरे इनकार करने पर इस तरह मुझे कत्ल कर देता कि कोई उस पर शुबा न करता। अब्बू, न जाने इसकी पहुंच कहाँ तक है। मैंने इसे एक बहुत बड़े पुलिस अफसर के साथ कई बार देखा है। अम्मी दुरुस्त कहती हैं, यहाँ एक उस्ताद के फ़राइज़ काम नहीं आएंगे। आपको कॉलेज के अंदरूनी मामलात से अनजान बनकर रहना होगा। बेटे, मेरा ज़मीर मुझे मलामत करेगा। अपने ज़मीर को समझाइए कि इस घर में 2 जवान बेटियां हैं। अगर आप थाने में रिपोर्ट देने जाएंगे तो बेटियों की सलामती ख़तरे में पड़ जाएगी। जलाल अहमद का ताल्लुक़ ड्रग माफिया से है। वो दोस्त बनकर मेरी बहनों की शादी के लिए हज़ारों रुपए दे सकता है और दुश्मन बनकर इस घर की ईंट से ईंट बजा सकता है। मैंने इसके बारे में आपको इसीलिए बताया है कि आपकी शराफत और दयानत ने मुझे उसका दोस्त नहीं बनने दिया, लिहाजा आप भी इसे दुश्मन बनने का मौका ना दें। आमना ने ज़हीर से कहा, नेक और सादतमंद औलाद ठंडी छाँव की तरह है। हम हालात की धूप में जलकर आए हैं और इन्हें देखकर बहुत सी परेशानियां भूल जाते हैं। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारी औलाद कभी गुमराह नहीं हो सकती। वसीम ने पूछा, अब्बू, आप ज़बान बंद रखेंगे ना? ज़हीर ने परेशान होकर बेटे और बेटियों को देखा, फिर कहा, कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, अहद करें। आप कॉलेज की नहीं, घर की फ़िक्र करें। अगर आप एक उस्ताद का फ़र्ज़ अदा करेंगे तो मैं घर की सलामती के लिए जलाल अहमद के रास्ते पर चल पड़ूँगा। बाप ने तशवीश भरी नज़रों से बेटे को देखा, फिर सोचा, हमारी नेकी काम आ रही है। बेटा अभी तक गुमराही से बच रहा है। इसकी माँ और बहनों की ज़िंदगी खतरे में डालकर जवान बेटे को मुश्तइल करूँगा तो ये तबाही के रास्ते पर चल पड़ेगा। इसने बेबसी से कहा, अच्छी बात है, मैं खामोश रहूँगा। बेटी ने कहा, और अम्मी, आप ये वादा करें कि किसी रिश्तेदार से मदद मांगने नहीं जाएंगी। छोटी बेटी ने कहा, आप ही की शादी हमारी हैसियत के मुताबिक होगी, वरना आप हमें मुलाजमत करने की इजाज़त देंगी। आमना ने कहा, मुलाजमत मैं करूँगी और तुम तीनों सिर्फ तालीम पर तवज्जो दो। बच्चों ने फिर जिद नहीं की। आमना को यूँ लग रहा था जैसे इनकी तरफ आने वाले तूफ़ान ने रुख बदल लिया है। बच्चों पर से बला टल गई है, वरना बेटियां मुलाजमत के लिए निकल पड़ती। बेटा हाथों में क्लाशनकोफ उठा लेता और शौहर ड्रग माफिया का निशाना बन जाता। इसने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया, अब चाहे जैसी भी मुलाजमत मिले वो घर की आमदनी में इजाफा करेगी, बच्चों को तमाम मसाइल से दूर रखेगी। इसने कुछ रोज़ बाद ज़हीर से कहा, मैंने अखबार में एक इश्तहार पढ़ा है, डिफेंस के एक बंगले में गवर्नेंस की ज़रूरत है। ज़हीर ने कहा, गवर्नेंस यानी घर में काम करने वाली मुलाजमा? आप मुलाजमा क्यों कहते हैं? गवर्नेंस कहिए। क्या अंग्रेज़ी में कहने से मुलाजमा की हैसियत बदल जाती है? क्या तालीम हासिल करने के बाद तुम दूसरे घरों में झाड़ू देने और बर्तन मांजने के काबिल रह गई हो? मैं ये काम किसी घर की 4 दीवारी में करूँगी, बाहर वाले मुझे देखने नहीं आएंगे। आप ये सोचें कि वो डिफेंस का बंगला है, अगर काम मिल गया तो माहाना हज़ारों की आमदनी बढ़ जाएगी। वो सोचते हुए बोला, हाँ, तनख्वाह अच्छी मिलेगी, मगर ये हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ है। हमारे मिजाज में दयानतदारी है, बस यही काफ़ी है। इसके बाद सिर्फ औलाद के लिए सोचना चाहिए। अगर हर माह 1000-1500 की बचत हो तो हम दोनों बेटियों को मुँह मांगा जहेज़ देकर रुखसत कर सकते हैं। मुलाजमत अपनी हैसियत के मुताबिक हो या ना हो, किसी से मदद मांगने से बेहतर है आदमी अपनी हैसियत से नीचे उतर कर काम करे। हो सकता है इसमें हैसियत मजरूह होती हो, लेकिन खुददारी कायम दायम रहती है। ज़हीर एक गहरी सांस लेकर रह गया।
گندی گلی میں خاک اڑ رہی تھی۔ شہر میں کئی دنوں سے ہنگامے ہو رہے تھے۔ کرفیو کا وقفہ برائے نام ہوتا تھا۔ اس وقفے میں میونسپلٹی کے خاکروب نہیں آتے تھے۔ شہر میں نفرت اور گلیوں میں گندگی بڑھتی جا رہی تھی۔ سمدیار خان چرپائی پر بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے تھک جاتے تھے۔ کبھی کبھی دروازے کے باہر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ اس گلی کے کچرے اور بدبو سے ان کا گہرا رشتہ ہو گیا تھا۔ ان کی اولاد اور دوسرے رشتہ دار بھولے بھٹکے ان کے پاس آتے تھے۔ کچرا لہو کے رشتے کی طرح ہمیشہ آس پاس رہتا ہے، اور انسان کو محبت اور لگاؤ اسی سے ہوتا ہے جو ہمیشہ پاس رہتا ہے، نظروں کے سامنے رہ کر سانسوں میں بستا ہے اور دل میں اترتا ہے۔ انہوں نے کتنی محبت سے گندی گلی کی بدبو کو سانسوں میں بسایا تھا، یہ بات صرف بھنگی ہی سمجھ سکتے ہیں۔ انہیں جوان بیٹے بالکل ہی نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ بہویں یا پوتے پوتیاں 3 وقت ان کے پاس آتی تھیں اور ان کے آگے چارہ ڈال کر چلی جاتی تھیں۔ بڑھاپا بیماریوں کا گھر ہوتا ہے۔ کئی برس پہلے ڈاکٹروں سے علاج کرایا گیا، اچھی خاصی دوائیں کھلائی گئیں، پھر رفتہ رفتہ سب بیزار ہونے لگے۔ ایک بیمار ہفتوں اپنی تیمارداری کے لیے بلائے تو آنے والے ناغہ کرنے لگتے ہیں۔ آخر ان کی دوسری مصروفیات بھی ہوتی ہیں۔ اگر وہ مہینوں بیمار رہے تو ڈاکٹر اسپتال سے چھٹی دے دیتے ہیں، نسخے لکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ دوائیں جاری رکھی جائیں۔ اگر وہ بیمار ہفتوں مہینوں سے گزر کر برسوں تک بیماری کو معمول بنا لے تو گھر والے بڑی خاموشی سے اس کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ بیٹوں اور بہوؤں نے سمدیار خان کے سرانے اسپرین کی ٹکیاں لا کر رکھ دی تھیں تاکہ سر درد بخار ہو تو 1-2 ٹکیاں نکل کر پانی پی لیا کریں۔ قبض یا گیس کی شکایت ہو تو اس کے لیے چورن کی ایک شیشی تھی۔ کھانسی اور سردی سے نجات پانے کے لیے بام اور ایک سیرپ رکھ دیا گیا تھا۔ ان کے سرانے ایک ٹوٹی ہوئی میز تھی جس پر ڈھیر ساری دوائیں نظر آتی تھیں۔ تینوں بیٹوں میں صرف ایک خالد ہی بے روزگار تھا۔ اکثر گھر میں رہتا تھا، اس لیے باپ کے پاس کبھی روٹیاں لے کر آتا تھا، کبھی کوئی دوا کھلانے پہنچ جاتا تھا۔ یوں باپ کے پاس آ کر بیٹھنے کا ایک مقصد بھی تھا۔ سامنے ہی باورچی خانہ تھا، سمینہ وہاں نظر آتی تھی۔ ادھر بھابھی جان قیامت کی نظر رکھتی تھیں، فوراً ہی سر پر پہنچ جاتی تھیں۔ خالد، تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے، جب یہ روٹیاں پکانے ادھر آئے تو تم ادھر کمرے میں رہا کرو۔ بھابھی جان، ایک ہی گھر میں پردہ نہیں ہوتا۔ پردہ نہیں ہوتا؟ پابندیاں تو ہو سکتی ہیں۔ یہ میرا گھر ہے، میں پابند نہیں رہ سکتا۔ اچھی بات ہے، میں آج ہی سمینہ کو اپنے میکے بھیج دوں گی۔ تم لوگوں کو مجھ سے دشمنی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میرا دل کمزور ہے، مجھے چولہے کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ تمہارے بھائی کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ ایک ملازمہ رکھ لی جائے۔ میری بہن مجھے آرام پہنچانے کے لیے یہاں رہتی ہے تو تم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ کیا گھر سے باہر جا کر بدمعاشی نہیں کر سکتے؟ جب مجھے نوکری مل جائے گی، میں 1000-2000 کمانے لگوں گا، تب آپ مجھے بدمعاش کہنا چھوڑ دیں گی، کیونکہ ایک بدمعاش کے سامنے کوئی اسے بدمعاش کہنے کی جرات نہیں کرتا۔ بھابھی جان کی ایک مجبوری تھی، اس کے میکے میں اب کوئی ایسا بزرگ نہیں تھا جس کے سائے میں سمینہ کو چھوڑا جاتا۔ والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک چچا تھے جو نشہ کرتے تھے، اس لیے بھابھی جان نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ وہ بیچاری صبح سے شام تک گھر کا کام کرتی رہتی تھی۔ یوں بھابھی جان آرام طلب ہو گئی تھیں۔ اب تو ہل کر پانی بھی نہیں پیتی تھیں، آدھی رات کو بھی آواز دیتی تھیں، سمینہ، ایک گلاس پانی لا دو۔ وہ طلسمی چراغ کے مانند خدمتگار کی طرح سے پانی لے کر حاضر ہو جاتی تھی، حکم کی تعمیل کرتی تھی اور پھر چلی جاتی تھی۔ رات کو پھر کسی وقت پکارا جاتا تھا، سمینہ، بچہ رو رہا ہے، تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ شیشی میں دودھ لے کے آؤ۔ ایک رات خالد نے ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بولی، کیا کرتے ہو؟ جانے دو۔ وہ بولا، تم انسان ہو، ہل چلانے والے اور بوجھ اٹھانے والے جانور بھی رات کو آرام سے سوتے ہیں۔ کیا یہ تمہاری سگی بہن ہے؟ اگر وہ یہاں آ گئی تو قیامت آ جائے گی۔ وہ ہاتھ چھڑا کر چلی گئی۔ خالد کا دل یہ سوچ کر کڑتا تھا
कि वो समीना का हाथ नहीं मांग सकता। महाना मुस्तकिल आमदनी का ज़रिया ना हो तो कोई लड़की नहीं देता। वो समीना की मोहब्बत में 10 जमातों से आगे नहीं बढ़ सका। जल्द से जल्द मुलाजमत हासिल करने की कोशिश में भटकने लगा। इसे कई बार नौकरियां मिली, लेकिन वो आलसी थीं। कभी मालिकों ने जवाब दे दिया, कभी इसने खुद ही काम छोड़ दिया, क्योंकि जो थोड़ी बहुत तनख्वाह मिलती थी इसका आधा हिस्सा आने जाने के किराए, दोपहर के खाने और सिगरेट पीने में खर्च हो जाता था। आधा हिस्सा भाभी जान ले लेती थीं। समीना के लिए कुछ बचाने की सूरत नज़र ही नहीं आती थी। वो ऐसी मुलाजमत चाहता था जहां तरक्की के मौके मिलते रहें, और इसकी आमदनी देखकर भाभी जान खुद ही समीना का रिश्ता देने को तैयार हो जाएं। मंझले भाईजान अपने बीवी बच्चों के साथ ऊपरी मंजिल में रहते थे। भाइयों के दरमियान ये तय पाया था कि अब्बाजान के इस मकान में तीनों भाइयों का बराबर हिस्सा होगा। ग्राउंड फ्लोर बड़े भाई के लिए और पहली मंजिल दूसरे भाई के लिए मखसूस रहेगी। खालिद पहली मंजिल के ऊपर अपने हिस्से का मकान उसी वक्त तामीर करा सकता था जब वो अच्छा कमाने के काबिल होता, लेकिन ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे थे। वो जब भी नौकरी छोड़कर आता, भाई और भाभीयों से ताने मिलते थे, तुम कभी ढंग का काम नहीं करोगे, तुम्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत जो हो गई है। जवानी और नाकामी के इस संगम पर हर नौजवान सोचता है इसे रास्ता चलते हुए किसी का नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस मिल जाए, किसी तरह सट्टे का नंबर मालूम हो जाए, किसी वीरान रास्ते पर कार का हादसा हो और हादसे में मरने वाला सरमायादार इसके लिए लाखों रुपए छोड़ जाए, किसी ट्रेन का हादसा हो और ज़ख्मी मुसाफिरों को कंपार्टमेंट से निकाल लाने के दौरान माली गनीमत हाथ आ जाए। नेकी की नेकी हो और कमाई की कमाई। लोग मायूस हैं, हालात से दिल बर्दाश्ता हैं। बेरोज़गारी, नाकामी और एहसास कमतरी इनके अंदर बारूद की तरह भरी हुई है। इस बारूद को सिर्फ एक सुलगती हुई तीली दिखाने की देर होती है, फिर ये फट पड़ते हैं। अंधी कमाई के अंधे रास्ते पर चले आते हैं। जिस रास्ते से दौलत आती है, इस रास्ते से ईमान रुखसत हो जाता है। सिर्फ यही एक नुकसान होता है। यह नुकसान बर्दाश्त करके ज़िंदगी की हर नाकामी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। खालिद भी दिल बर्दाश्ता होकर तसव्वुर में नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस देखने लगा था। समीना अपने साथ एक शानदार कोठी में नज़र आती थी। इसके साथ 5 लाख की हुंडई कार में बैठकर शॉपिंग के लिए जाती थी। दोनों भाभियाँ इसके दोनों भाइयों को शर्म दिलाती थीं, कहती थीं, खालिद को देखो, समीना को मलका आलम बना चुका है। एक तुम लोग हो, ना खूब कमा सकते हो, ना खूब पहना सकते हो। समीना 5 लाख की गाड़ी में बैठती है और हम बस में धक्के खाती रहती हैं। खालिद सोचता और खुश होता था। आदमी के पास खुश ख्याली और खुशफहमी ना हो तो शायद मायूसियाँ और नाकामियाँ उसे एक दिन भी ज़िंदा ना रहने दें। वो गर्मी के मौसम में छत पर सोता था। सर्दियों में एक स्टोर रूम खाली कर दिया जाता था जहाँ वो बूढ़े बाप के साथ रातें गुजारता था। इसके अब्बाजान खांसते हुए कहते थे, बेटे, तुम्हारी बेरोज़गारी ने तुम्हें किसी काम का नहीं रखा, लेकिन मेरे काम आ रहे हो, मेरी तन्हाई दूर कर रहे हो। पहले मैं बुड़बुड़ाता था, कोई नहीं सुनता था, अब तुम सुनते हो। अब्बाजान, हमारी दुनिया में उसी की सुनी जाती है जो खुद को मनवाना जानता हो। आप एक घिसे हुए पुर्जे की तरह हैं। आपका बुढ़ापा किसी के काम नहीं आ सकता। मैं जवान हूँ मगर खोटा सिक्का हूँ। इस दुनिया के किसी बाज़ार में चल नहीं सकता। हम दोनों खुद को मनवा नहीं सकते, इसीलिए फजूल से सामान की तरह इस स्टोर रूम में फेंक दिए गए हैं। रात का 1 बजा था। भाभी जान के बेडरूम में बच्चा रो रहा था। खालिद उठकर बैठ गया। इसे मालूम था समीना दस्तूर के मुताबिक उठेगी, किचन में बच्चे के लिए दूध गर्म करने आएगी। दूध गर्म करने के लिए एक थर्मास रखा जा सकता था, लेकिन महदूद आमदनी में थर्मास खरीदना सरासर फजूल खर्ची होती है। फिर ये कि कड़कड़ाती हुई सर्दियों में आधी रात को उठकर दूध गर्म करने वाली समीना मौजूद थी। वहाँ 3 वक्त की रोटियाँ खाती थी। भाभी जान की उतरन पहनती थी। नहाने धोने के लिए इस घर का पानी और साबुन इस्तेमाल करती थी।
اسی لیے گھر کا سارا کام اس سے لیا جاتا تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگا۔ باپ نے کھانستے ہوئے پوچھا، بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ وہ ناگواری سے بولا، ابا جان، رات کو تو سو جایا کریں، دن کو بیٹھے بیٹھے اونگتے رہتے ہیں مگر سونے کے وقت جاگے رہتے ہیں۔ ناراض کیوں ہوتے ہو؟ میں تمہارے ہی لیے جاگتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس سے ملنے جاؤ، کسی نے دیکھ لیا تو وہ لڑکی بدنام ہو جائے گی۔ وہ ذرا ہچکچایا۔ بات تو درست تھی، وہ خود سمینہ کی بدنامی نہیں چاہتا تھا، مگر ملاقات کا وہی وقت ملتا تھا۔ دن کو بھابھی جان کی نگاہیں پہرا دیتی رہتی تھیں۔ اس نے کہا، ابا جان، بڑی مشکل ہے، آپ کی کمر جھک گئی ہے، آنکھوں سے اچھی طرح نظر نہیں آتا، کانوں سے اچھی طرح سن نہیں پاتے، بولتے وقت تھر تھراتے ہیں، لیکن ایسی حالت میں بھی اولاد کو نصیحت کرنے سے باز نہیں آتے۔ خدا کے لیے یہ تسلیم کر لیجئے کہ آپ کے نصیحتیں کرنے، ڈانٹنے اور باپ بن کر رہنے کا وقت گزر چکا ہے۔ وہ اسٹور روم سے باہر آ گیا۔ کچن میں روشنی تھی۔ بیڈ روم میں بچہ رو رہا تھا۔ بھابھی جان کی آواز آ رہی تھی، سمینہ، کیا افیون کھا کر سوتی ہو؟ بچہ اتنی دیر سے رو رہا ہے، جلدی دودھ لاؤ۔ ابھی لا رہی ہوں، سمینہ کچن سے بول رہی تھی۔ خالد بھابھی جان کی آواز سن کر رک گیا تھا۔ سمینہ کی آواز سن کر اس کے قدم بڑھ گئے۔ دل بے اختیار تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کچن کے دروازے پر آ کر دیکھا، وہ فیڈر میں دودھ ڈال رہی تھی۔ آہٹ سن کر چونک گئی۔ سر گھما کر خالد کو دیکھا، جلدی سے سر پر آنچل رکھتے ہوئے کہا، اللہ، آپ ہیں، پلیز چلے جائیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں کسی قابل ہو جاؤں گا تو تمہیں ڈر نہیں لگے گا۔ سنا ہے، عورت کی تقدیر سے مرد کو روزگار ملتا ہے۔ میری تقدیر کھوٹی ہے، آپ مجھ سے اتنی محبت نہ کیا کریں۔ میں کئی بار یہ شہر چھوڑ کر گیا کہ میرے دور ہو جانے سے تمہارا رشتہ کہیں سے تو آئے گا، تمہاری کہیں شادی ہو جائے گی، پھر میں تمہیں بھول جاؤں گا، لیکن نہیں، دور ہونے کے بعد تو تم بہت یاد آتی ہو۔ میرا ضمیر کہتا ہے میں پست ہمت ہوں، میں تمہیں اس گھر میں ایک کنیز کی طرح دن رات کام کرنے کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن پیار کے دو بول بولتا ہوں تو تمہاری تھکن دور ہو جاتی ہے، ایک نئی امید حوصلہ دیتی ہے کہ ہمارے تمہارے دن پھریں گے۔ یہی سوچ کر میں واپس آ جاتا ہوں۔ تم محبت نہ کرنے کے لیے کہتی ہو، جبکہ بدترین حالات میں محبت ہی تو سہارا دیتی ہے۔ وہ فیڈر اٹھا کر جانے لگی۔ خالد نے ہاتھ بڑھا کر راستہ روک لیا، پھر پوچھا، واپس آؤ گی؟ مجھے جانے دو، بچہ رو رہا ہے۔ میں یہاں انتظار کروں گا، وعدہ کرو ضرور آؤ گی؟ موقع ملا تو آؤں گی، مجبوری بھی تو سمجھا کریں۔ وہ کچن سے باہر گئی۔ وہ اسے پیار سے دیکھتا ہوا دروازے پر آیا، پھر ایک دم سے چونک گیا۔ بڑے بھائی جان سین میں کھڑے ہوئے تھے۔ سمینہ سر جھکائے وہاں سے بھاگتی جا رہی تھی۔ وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ اس نے کوئی قصور نہیں کیا تھا، لیکن چوری چوری کی محبت میں دو چور ہوتے ہیں، اگر ایک پیش قدمی کرے اور دوسری کتراتی رہے تب بھی چور ہی سمجھی جاتی ہے۔ بیڈ روم میں بھابھی جان کہہ رہی تھیں، میرا بچہ رو رو کر ہلکان ہو رہا ہے، کیا تم دیدے لڑا رہی تھی یا بھینس والے سے دودھ مانگنے چلی گئی تھی؟ سمینہ کی دھیمی دھیمی آواز سنائی دے رہی تھی، پتہ نہیں وہ اپنی صفائی میں کیا کہہ رہی تھی۔ بڑے بھائی جان نے آہستگی سے مگر غصے سے کہا، جاؤ سو جاؤ، صبح تمہارا فیصلہ ہوگا۔ خالد سمینہ کے لیے کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر چوری پکڑی گئی تھی۔ ایسے میں چور کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہوتا، بلکہ کچھ کہنے کا حوصلہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ اسٹور روم میں آ کر بستر پر گر پڑا۔ اس کے اندر بے چینی بھر گئی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر دماغ گرم ہو رہا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا اس کی دشمن ہے، کوئی اسے نہ تو مستقل ملازمت دیتا ہے اور نہ ہی محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ آخر کوئی اجازت کیوں دے گا؟ اس نے سوچا۔ ہاں، مجھ میں آخر خوبیاں ہی کیا ہیں؟ کچھ نہیں ہے۔ میں صرف دو ہی کام کر سکتا ہوں، زندہ رہنے کے لیے سانس لے سکتا ہوں اور پیٹ بھرنے کے لیے بھائیوں کا محتاج رہ سکتا ہوں۔ کیا میں اس سے زیادہ کبھی کچھ نہیں کر سکوں گا؟ اس نے کروٹیں بدلتے بدلتے صبح کر دی۔ دماغ میں ابھی تک گرمی بھری ہوئی تھی۔
यूँ लग रहा था जैसे अभी चीखने चिल्लाने लगेगा और पागलों जैसी हरकतें शुरू कर देगा। वो बिस्तर से उठकर बाहर गंदी गली में आ गया। वहाँ गर्द उड़ रही थी। कितने ही खाकरोब गली में फैले हुए कचरे को झाड़ू से समेट रहे थे। दरवाजे के पास ही एक चबूतरा बना हुआ था। वो इस पर बैठ गया। इसे गंदगी का ज़रा एहसास नहीं था। बदबू फैल रही थी, गर्द सांसों के ज़रिए फेफड़ों में पहुंच रही थी और इसके हवा से खमसा साथ नहीं दे रहे थे। इसके अंदर बरसों से नाकामियों का कचरा इतना भर चुका था कि बाहर का कचरा बेमायनी हो गया था। एक नौजवान इसके करीबी झाड़ू से कचरा समेट रहा था। इसे देखकर खालिद ने सोचा, ये वही जवान है, इसे मैं 2 बार देख चुका हूँ। ये एक बार बस में मेरे पास बैठा हुआ था, दूसरी बार होटल में चाय पी रहा था। तब ये सामने वाली मेज़ पर चिकन टिक्का खा रहा था। इसके जिस्म पर बेहतरीन लिबास था और कलाई में घड़ी बंधी हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि झाड़ू देने वाले और गलाज़त उठाने वाले भंगी चमार ड्यूटी से फारिग होकर नहाते धोते और साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, बसों में हमारे साथ लगकर बैठते हैं, होटलों में जाकर हमारी प्लेटों में खाते हैं और हम इनकी प्लेटों में खा लेते हैं। हमें ऊंच नीच या तहारत व गलाज़त का पता ही नहीं चलता। पता कैसे चलेगा? छोटी ज़ात वालों के लिए ना अलग बस्ती है, ना अलग बसें और ना ही तफरीक गाहें हैं और ना ही इनके लिए लिबास मखसूस है। इनकी अलहदा शनाख्त सिर्फ इसी वक्त होती है जब वो हाथ में झाड़ू पकड़कर ड्यूटी पर होते हैं। खालिद ने इसे मुखातिब किया, सुनो, इधर आओ। वह करीब आकर बोला, जी साहब, मैंने तुम्हें एक बार एक बस में और दूसरी बार एक होटल में खाना खाते हुए देखा है। देखा होगा साहब, कभी कभी आप जैसे मेहरबान हमारे काम से खुश होकर 5-10 रुपये देते हैं। जेब में रकम होती है तो किसी होटल में बैठकर चिकन टिक्का और बोटी कबाब खाने को जी चाहता है। तुम कहाँ के रहने वाले हो? पंजाब से आया हूँ। 12 जमातें पढ़ चुका हूँ। उसने शदीद हैरानी से पूछा, क्या तुम तालीम हासिल करके ये काम कर रहे हो? अपने ख़ानदान और बाप दादा की इज़्ज़त के मुताबिक बहुत काम तलाश किया। 5 बरस तक कोई छोटा काम करने से शर्माता रहा। फिर मेरी शादों ने कहा, मुलाजमत नहीं करोगे तो मंगनी टूट जाएगी। चाचा मुझे दूसरे के पल्ले बांध देगा। मैंने चाचा से वादा किया कि कराची जा रहा हूँ, 2 महीने में मुलाजमत मिल जाएगी। फिर 2-4 महीने में पैसे जोड़ कर आऊँगा और शादों को दुल्हन बनाकर ले जाऊँगा। वो मुख्तसर सी दास्तान सुना रहा था। इसे कराची में भी रोज़गार के नाम पर ठोकरें मिल रही थीं। वादे के मुताबिक 1 महीना गुजर चुका था, दूसरा गुजर रहा था। इसने सोचा, हमारे मुल्क से इंग्लैंड और अमेरिका जाने वाले कितने ही लोग होटलों में बर्तन मांजते हैं और गटर साफ करते हैं, फिर अपने मुल्क में अपने लोगों में वापस आकर दौलत कमाने वाले मुअज़्ज़िज़ और काबिल तारीफ़ शख्स कहलाते हैं। इसने एक होटल में काम किया, वहाँ सुबह से रात तक काम करना पड़ता था। इसके एक शनासा ने कहा, म्यूनिसिपैलिटी में खाकरोब की मुलाजमत मिल सकती है। पहले तो वो ऐसी नौकरी के मुतालिक सुनकर चकराया, फिर शादों की खातिर खाकरोब बन ही गया। चाचा को ख़त लिख दिया कि म्यूनिसिपैलिटी में क्लर्क हो गया है, तनख्वाह 600 रुपये है, अलाउंस और ओवर टाइम मिलाकर 1000-1200 तक कमा लेता है। आइंदा तरक्की के मौके हैं। चाचा इससे मिलने आया। उसने एक छोटा सा मकान किराए पर लिया था। भंगियों के सुपरवाइज़र के सामने हाथ जोड़कर इस बात पर उसे आमादा कर लिया था कि वो चाचा के सामने इसे बड़ा बाबू कहकर मुखातिब करे। फिर यही किया गया। चाचा खुश होकर चला गया। 4 माह बाद बुशादों को दुल्हन बनाकर कराची ले आया। यही इसकी मुख्तसर सी दास्तान थी। खालिद ने पूछा, तुम कब तक अपनी असलियत छुपाओगे? मैं कुछ नहीं छुपाता, शादो सब जानती है और शादो को ही जानना चाहिए। मुझे दुनिया वालों से क्या लेना देना है? जो लोग तुम्हें खाकरोब की हैसियत से जानते हैं वो तुम्हें हिकारत से देखते होंगे। ऐसे वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म उन्हें आना चाहिए जो रोज़गार ना मिलने का बहाना करके हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। खालिद के दिमाग को झटका सा लगा। यूँ महसूस हुआ वो जवान
इसे जानबूझकर ताने दे रहा है। इसने नागवारी से पूछा, क्या तुम चाहते हो कि नौकरी ना मिले तो शरीफ खानदान के लड़के तुम्हारी तरह भंगी बन जाएं? हाँ, ये चर्स और हीरोइन बेचकर दौलत कमाने से बहरहाल बेहतर है। इसने सिगरेट का पैकेट निकालकर खालिद की तरफ बढ़ाया, फिर इसे सुलगाकर एक कश लेने के बाद कहा, मंशियात, जुआ, सट्टाबाजी, खानों और दवाइयों में मिलावट और दूसरे तमाम गलत धंधे करने वाले लोग शरीफ होते हैं, ऊंची सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़रा गौर करो तो इन तमाम धंधों के ज़रिए बीमारी और गलाज़त पूरे शहर में फैलती है और हम ये गलाज़त समेट कर ले जाते हैं। फिर भी वो आला हैं, हम अदना हैं। मैं कितनी ही लंबी तकरीर करूं, मगर भंगी आखिर भंगी ही रहेगा। उसने सिगरेट का कश लिया, फिर झाड़ू से गर्द उड़ाता हुआ जाने लगा। इसकी बातें काबिल गौर थीं। इससे हमदर्दी, दोस्ती और मोहब्बत होना चाहिए, मगर कोई शरीफ और इज़्ज़तदार शख्स इसे गले नहीं लगा सकता। ये अलग बात है कि वो गलियों से गंदगी साफ करने के बाद खुद साफ़ सुथरा होकर उजले समाज के उजले लोगों के साथ बसों और ट्रेनों में सफ़र करता है और इनके साथ होटलों में बैठकर खाता है। ऐसे ही मौके पर कहते हैं, आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जाती, यानी ना देखकर मक्खियाँ निगली जाती हैं। अब खालिद के दिमाग में ये ख्याल गर्दिश कर रहा था कि एक जवान शादों के लिए अपनी सतह से नीचे आ सकता है, तो वो अपनी समीना के लिए होटलों में काम नहीं कर सकता, सदर में फेरी लगाकर माल नहीं भेज सकता। लोग कहते हैं कि सदर में फेरी लगाने वाले रोज़ाना 100-200 और कभी 500 कमाते हैं। समद यार खान के ख़ानदान में कभी किसी ने कारोबार नहीं किया था। कोई बड़ी सी दुकान लगाने के लिए बड़ी रकम नहीं थी। रेहड़े पर सामान रखकर बेचने वाले लोग बहुत छोटे और अदना घराने के मालूम होते थे। खुद को आला ख़ानदान से मंसूब करने वाले हमेशा एहसास से बरतरी के अज़ाम में मुब्तला रहते हैं। दिन के 10 बजे उसके भाइयों ने इसे कमरे में बुलाया। वहाँ दोनों भाभियों और ख़ानदान के 2 बुज़ुर्ग मौजूद थे। उन्होंने अपने अब्बाजान समद यार खान को इसलिए नहीं बुलाया कि वो सुनते और समझते कम थे। एक बात को बार बार समझाना पड़ता था, फिर ये कि खांसते खांसते बलगम थूकने लगते थे। अगरचे उगलदान में थूकते थे, बाप हुए तो क्या, देखकर घिन तो आती थी। बड़ी भाभी ने इसे देखते ही खिड़की की जाली से मुंह लगाकर थूक दिया, फिर गुस्से से कहा, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप लोगों को इंसाफ करना होगा। अगर मेरे साथ इंसाफ ना हुआ तो मैं अपनी बहन को लेकर हमेशा के लिए चली जाऊँगी। मंजली भाभी ने कहा, ये मुझे शरीफ और आला ख़ानदान से ब्याह कर लाए हैं। हमारे यहाँ ऐसा हो तो लड़के को गोली मार देते हैं और लड़की को जहर खिला देते हैं। बड़ी भाभी जान ने भड़क कर कहा, बातों की मार मारना तो कोई तुमसे सीखे। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं अपनी बहन को जहर दे दूँ? मैं कहने वाली कौन होती हूँ? मैं तो अपने ख़ानदान की बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ गैरतमंद लोग यही करते हैं। तुम्हारा मतलब है कि हम बेगैरत हैं? एक बुज़ुर्ग ने डांट कर कहा, तुम आपस में क्यों लड़ रही हो? एक बोली, क्या मैं लड़ रही हूँ? ये मुझ पर कीचड़ उछाल रही है। दूसरी बोली, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी कीचड़ उछालने की? देवर का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, मुझ पर गुस्सा उतार रही हैं। दूसरे बुज़ुर्ग ने कहा, मैं तुम दोनों को समझाता हूँ, जहाँ 4 मर्द बोल रहे हों वहाँ औरतों को सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक और ज़रूरत के वक्त बोलना चाहिए। हाँ तो मियाँ खालिद, ये हम क्या सुन रहे हैं? वो सर झुकाए मुजरिम की तरह खामोश खड़ा रहा। बड़े भाईजान ने कहा, आप जानते हैं समीना का कोई सरपरस्त नहीं है, मैं इसे अपने यहाँ ले आया। ख्याल था कि ये मेरे साए में इज़्ज़त व आबरू से रह सकेगी, लेकिन मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि मेरा अपना भाई इस बेचारी को बदनाम करने पर तुल गया है। कल इसका रिश्ता कहीं से आएगा तो ये बदनामी रिश्ता मांगने वालों तक पहुँचेगी। खालिद ने ठिठाई से पूछा, समीना का रिश्ता कहीं से क्यों आएगा? आप लोगों को मुझ में क्या खराबी नज़र आती है? बड़ी भाभी जान ने कहा, खबरदार, समीना का नाम अपनी गंदी ज़बान पर न लाना। मैं तुम्हारे साथ इसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। इससे पहले ही इसे जहर देकर मार डालूंगी।
मंजली भाभी ने मुस्कुरा कर कहा, आखिर मेरे ख़ानदान की गैरतमंदी को मान ही लिया, खुद ही जहर देने को राज़ी हो गई ना। मंजले भाई ने डांट कर कहा, बेगम खामोश रहो या कमरे से चली जाओ। वो एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। क्या यही मेरी औकात है? मुझे कमरे से भगाया जा रहा है, मैं जा रही हूँ। फिर दिमाग में बात आई, मैं चली जाऊँगी तो भाभी जान की गैरत का जनाजा उठते हुए आंखों से नहीं देख सकूँगी। आज का तमाशा तो काबिले दीद है। वो धप से सोफे पर बैठकर बोली, मैं नहीं जाऊँगी, यहाँ जो कांटा है इसे निकालो। चंद लम्हों तक खामोशी रही। फिर बड़े भाईजान ने कहा, तुम मेरे भाई हो, अगर तुम किसी काबिल होते तो मैं खुशी से ये रिश्ता कर देता, लेकिन तुम निकम्मे हो, तुमसे तो कोई काम ही नहीं होता। अगर कहीं नौकरी करते हो तो महीने 2 महीने बाद वहाँ से निकाल दिए जाते हो। तुमसे तो घर का भी कोई काम नहीं होता। बाज़ार से सौदा लाने को कहा जाता है तो हर चीज़ के दाम बढ़ाकर बताते हो और इस तरह अपनी सिगरेट और चाय का खर्चा निकाल लेते हो। समीना मेरी बेटियों जैसी है, मैं किसी भी बेटी का रिश्ता ऐसे कामचोर से नहीं कर सकता जो 4 बरस से अपने भाइयों की कमाई खा रहा हो। एक बुज़ुर्ग ने कहा, खालिद मियाँ, तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो हर्फ ब हर्फ दुरुस्त है। तुम्हें कोई अपनी बेटी नहीं देगा। खालिद ने कहा, अगर मैं मुस्तकिल आमदनी का कोई ज़रिया पैदा कर लूँ तो? भाईजान ने कहा, मैं फिर भी समीना की शादी तुमसे नहीं होने दूंगी। खालिद ने कहा, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आप समीना की शादी नहीं होने देंगी क्योंकि वो पराई हो गई तो आपको 3 वक्त की रोटियों पर दिन रात काम करने वाली मुलाजमत जो नहीं मिलेगी। वो एकदम से उछलकर खड़ी हो गई, हाथ उठा उठा कर उसे गालियाँ देने और कोसने लगी। वो बोला, आपकी गालियाँ देने से क्या होता है? हमारे भाईजान दिन रात समीना को बेटी कहते हैं। क्या उन्होंने सर्दियों में ठिठुरती हुई रातों में अपनी किसी बेटी से कहा है कि वो आधी रात को उठकर बच्चे का दूध बना लाए और इसके गलीज पोतड़े धो लिया करें? बड़े भाईजान भी तेश में आ गए, आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ लिया, इसे गालियां देते हुए मारने लगे। दोनों बुजुर्गों ने बड़ी मुश्किल से इन्हें अलग किया। वो हाँफते हुए कहने लगे, ये कमज़र्फ और कमीना यहाँ नहीं रहेगा। आप बुजुर्गों ने इसकी ढिठाई आंखों से देख ली है, इसे फ़ौरन घर से निकल जाने का हुक्म दीजिए। खालिद ने कहा, यहाँ ख़ानदान के तमाम बुजुर्ग आ जाएं, तब भी मेरे बाप के घर से मुझे नहीं निकाल सकेंगे। मंजले भाईजान ने कहा, हम एक गंदी मछली को तालाब से ज़रूर निकाल कर रहेंगे। मैं छोटा हूँ, आप लोगों की इज़्ज़त करता हूँ, चुपचाप सर झुकाकर मार खा लेता हूँ, लेकिन मुझे मेरे हक़ से महरूम करने की साजिश की गई तो फिर मैं किसी की इज़्ज़त नहीं करूँगा। बड़े भाईजान ने बुज़ुर्गों से कहा, आप मेरे साथ आइए, आज मैं अब्बा जान से आखिरी फ़ैसला करा के रहूँगा। वो पाँव पटकते हुए कमरे से बाहर गए। इनके पीछे सभी स्टोर रूम में पहुँच गए। दोनों बुज़ुर्ग चारपाई पर समद यार खां के पास बैठ गए। एक ने कहा, समद भाई, तुम्हारे घर में तबाही आ रही है, इसे बचा लो। समद खान ने कहा, क्या कह रहे हो? बड़े बेटे अहमद यार खान ने जेब से एक स्टाम्प पेपर निकाल कर इसे खोला, फिर बाप के सामने पढ़ते हुए कहा, इसमें हमने लिखाया है कि आप अपने छोटे बेटे खालिद यार खान को आग कर रहे हैं। आज से वो आपका बेटा है, ना आप इसके बाप हैं। आप पूरे होशो हवास में रहकर खालिद को अपनी जायदाद से महरूम कर रहे हैं। आज के बाद खालिद इस मकान में से कोई हिस्सा नहीं मांगेगा। आप इसे घर से निकाल रहे हैं। खालिद सख्ती से होंठों को भींचकर ये सब कुछ सुन रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि दोनों भाई इसे दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकने की साजिश पहले ही कर चुके हैं। बड़े भाईजान अहमद यार खान स्टाम्प पेपर की तहरीर चबा चबा कर पढ़ रहे थे और ऊंची आवाज़ में इन्हें समझाते भी जा रहे थे। फिर उन्होंने बाप के हाथ में कलम दिया और कहा, यहाँ दस्तखत कर दें। बाप ने पूछा, क्या इसे आग कर दूँ, खून के रिश्ते से काट दूँ? जी हाँ, काट दीजिए। स्टाम्प पेपर की क्या ज़रूरत है? इसके बगैर ही तुम दोनों बेटों ने मुझसे खून का रिश्ता ख़त्म कर दिया है। ईद के दिन भी सलाम करने नहीं आते हो। मैं किस अदालत में जाकर फरियाद करूं? ये मेरा घर है, मगर मुझे स्टोर रूम में और सहन में फेंक दिया है। खालिद भी एक तरफ पड़ा रहता है।
اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ ارے بدنصیبو، تم یوسف کو خود غرضی کے کنویں میں کب تک پھینکتے رہو گے؟ کیسے بھائی ہو؟ وہ کھانس رہے تھے، ہانپ رہے تھے اور بول رہے تھے۔ ایسی حالت میں ان کی آدھی بات سمجھ میں آتی تھی اور آدھی پلے نہیں پڑتی تھی۔ ویسے بات آدھی ہی کیوں نہ پلے پڑے، شرم والوں کو ہی شرم آتی ہے۔ بڑی بہو نے کہا، بڑے میاں تو تقریر کر رہے ہیں۔ بڑے بیٹے نے باپ کے کان کی طرف جھکتے ہوئے کہا، ابا جان، ہمارے گھر میں جوان لڑکیاں ہیں، یہ اس قدر آوارہ، بے حیا اور بے غیرت ہو گیا ہے کہ ہم اسے گھر میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اگر یہ رہے گا تو ہم سب چلے جائیں گے۔ نہیں بیٹے، میں اپنے گھر سے کسی کو جانے نہیں دوں گا۔ خالد برا نہیں ہے، اس کا وقت برا ہے۔ جب وہ کسی کام کا ہو جائے گا تو تم سب کے کام آئے گا۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج آپ کو اس گھر کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ صمد یار خان تھوڑی دیر تک سوچتے رہے۔ سوچنے کے دوران ان کا سر آہستہ آہستہ ہلتا رہا۔ پھر انہوں نے پوچھا، تم لوگ گھر کا فیصلہ کرانا چاہتے ہو یا خالد کا؟ منجلے بیٹے نے کہا، بات ایک ہی ہے، ہم آوارہ بدماش بھائی کو گھر سے نکالنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تھر تھراتی ہوئی نحیب سی آواز میں کہا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، تم 3 بیٹے ہو، گھر کے 3 حصے دار ہو، تم دونوں خالد کو راضی کر کے اس کا حصہ خرید لو۔ میں بھی خالد کو سمجھاتا ہوں، اس کے حصے کی اچھی خاصی رقم ملے گی تو وہ کوئی چھوٹا موٹا سا کاروبار کر لے گا، بے روزگاری اور محتاجی کی لعنت ختم ہو جائے گی۔ ایک بزرگ نے کہا، واہ، کیا دانش مندانہ مشورہ دیا ہے۔ آخر صمد بھائی نے ہم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے، یہ کسی بیٹے کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ چھوٹا بیٹا گھر سے بے گھر ہوگا تو اس کے پاس 4 پیسے کمانے کے لیے ایک بڑی رقم ہوگی۔ دوسرے بزرگ نے کہا، یہ تو مکان کی قیمت لگانے سے معلوم ہوگا۔ ہم اسے فروخت کرنے نہیں جا رہے ہیں، پھر قیمت کیسے لگائیں؟ فروخت کرنا تو ضروری نہیں ہے، 2-4 اسٹیٹ ایجنسی والوں سے قیمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ دونوں بھائیوں کو چپ سی لگ گئی۔ وہ چند لمحوں تک ایک دوسرے کا منہ تکتے رہے۔ پھر بڑے بھائی احمد نے منجلے بھائی اسد سے کہا، ذرا ادھر آؤ۔ وہ اٹھ کر اسٹور روم سے باہر آ گئے۔ ان کی بیویاں بھی پیچھے پیچھے چلی آئیں۔ احمد نے کہا، ابا جان نے بات کہاں سے کہاں پہنچا دی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہم بعد میں زبردستی اس کاغذ پر دستخط کرا لیں گے۔ احمد کی بیگم نے کہا، میری ماں نے تو بڑے میاں کو 2 وقت کی روٹی نہ دیں، تیسرے وقت وہ خود دستخط کر دیں گے۔ بکواس مت کرو، ہم اپنے باپ پر ظلم نہیں کر سکتے، سمجھا منا کر کام نکال لیں گے۔ یہ تو میں لکھ کر دے سکتی ہوں، بڑے میاں راضی خوشی کبھی خالد کو آنکھ نہیں کریں گے۔ منجلی بہو نے پوچھا، آخر اس مکان کی قیمت ہوگی کیا؟ کم سے کم 6 لاکھ روپے ہوگی، یعنی خالد کو اس گھر سے نکالنے کے لیے 2 لاکھ روپے دینے ہوں گے۔ ہاں 2 لاکھ، اور ہمارے گھر سے ابھی 2000 روپے بھی نہیں نکلیں گے۔ سب کچھ چپ لگ گئی۔ خالد دور اسٹور روم کے دروازے پر کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھیں، مگر ان کی الجھن سمجھ میں آ رہی تھی۔ لوگ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد پھر کچھ نہ کچھ بول رہے تھے۔ انہوں نے جیسے قسم کھا لی تھی کہ آج اسے گھر سے نکال کر ہی رہیں گے۔ آخر بڑے بھائی نے خالد کو ہاتھ کے اشارے سے مخاطب کیا، اے میرے کمرے میں آؤ۔ وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ کمرے میں گئے۔ خالد دروازے پر آیا۔ ایک بھابھی نے کہا، اندر آؤ۔ وہ اندر آیا۔ دوسرے بھائی نے کہا، ہم اس جھگڑے میں پڑنا نہیں چاہتے کہ مکان میں کس کا کتنا حصہ ہوگا۔ ہم میں سے کوئی کسی کو اس کے حصے کی رقم ادا نہیں کر سکتا۔ ہمیں ابا جان کی یہ بات پسند آئی کہ تمہیں گھر سے نکلنے کے بعد کاروبار کرنے کے لیے کچھ رقم کی ضرورت ہوگی اور یہ ہم دے سکیں گے۔ بھائی جان، آپ نہیں دے سکیں گے۔ بے شک ہم اس مکان کی قیمت کے مطابق تمہارے حصے کی رقم نہیں دے سکیں گے، لیکن تمہیں کاروبار کرنے کے لیے کچھ تو دے سکتے ہیں۔ خالد مسکرانے لگا۔ بڑی بھابھی نے کہا، تمہارے بھائی کی تنخواہ سے پھوٹی کوڑی نہیں بچتی۔ میں نے کسی طرح پیسی ڈال کر 5000 کا ایک نیکلس بنوایا تھا، اسے بیچ کر جو رقم آئے گی تمہیں دے دوں گی۔ منجلی بھابھی نے کہا، 5000 میں دے دوں گی،
सब मिलाकर 10,000 हो जाएंगे और ये कोई मामूली रकम नहीं है। एक भाई ने कहा, तुम कहीं भी फुटपाथ पर रेड़ा लगाकर खूब कमा सकते हो। दूसरे भाई ने कहा, कराची के फुटपाथ पर दुकानदारी करने वाले हज़ारों लाखों रुपया कमा लेते हैं। ये मकान क्या चीज़ है, तुम मेहनत करोगे तो शानदार कोठी बना लोगे। वो चुपचाप खड़ा इनकी बातें सुन रहा था। कभी वो बोल रहे थे, कभी इनकी औरतें बोल रही थीं। सभी इस बात पर जोर दे रहे थे कि वो 10,000 रुपये लेकर इस घर से निकलकर दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन सकता है। आखिर वो बोलते बोलते चुप हो गए। एक भाई ने पूछा, तुम खामोश क्यों हो? हम तुम्हारी भलाई की बात कर रहे हैं। उसने कहा, आप मुझे घर से निकालने के लिए अब्बाजान से दस्तखत ना करा सके, अब 10,000 में पूरा मकान हड़प करना चाहते हैं। जब आप लोगों का खून सफ़ेद हो चुका है तो फिर मकान की खरी कीमत मालूम की जाएगी और इसमें अपने हिस्से की मैं खरी रकम वसूल करूँगा। बड़े भाई ने गुस्से से पूछा, तुम अपनी कमीनगी से बाज नहीं आओगे? अगर मैं कमीना होता तो ऐसा ही एक स्टाम्प पेपर आपके खिलाफ लिखवा कर अब्बाजान के पास पहुंच जाता। बड़ी भाभी ने अपने मियाँ से कहा, अजी कुछ सुन रहे हैं, कुछ समझ भी रहे हैं? यह आपको कमीना कह रहा है? तौबा तौबा, इसे कहते हैं हरामखोरी। हमारा खाता है और हमें गालियाँ देता है। बड़े भाई ने तेज में आकर इसकी तरफ पढ़ते हुए कहा, हरामखोर, जलील, कमीने, तू मुझे गाली दे रहा है? मैं तेरी ज़बान खींच लूँगा। इसने करीब पहुँचते ही मारने के लिए हाथ उठाया। खालिद ने बाएं हाथ से कलाई पकड़ ली, दायां हाथ जेब में डालकर चाकू निकाला, फिर इसे एक खटके से खोला। औरतों के हलक से चीखें निकल गईं। मंझले भाई ने दूरी से हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, ये तुम्हारे भाईजान हैं। चाकू को इस कदर करीब देखकर बड़े भाईजान के होश उड़ गए थे। वो एकदम से ठंडे पड़कर बोले, अरे बेटा खालिद, तुम भाई हो मगर बेटे जैसे हो। शरीफ ख़ानदान के चश्मो चराग हो, गुंडों की तरह चाकू मत निकालो, इसे जेब में रख लो। खालिद ने कलाई छोड़ दी और फिर कहा, आज से पहले मैंने कभी ज़बान दराजी नहीं की। आप लोगों ने गालियाँ दी, मैंने गालियाँ सुन ली। आप लोगों ने मारा, मैंने मार खा ली। शरीफ घरानों में यही होता है, छोटे अपने बड़ों के आगे हर हाल में सर झुकाते हैं। लेकिन आज आपके एक स्टाम्प पेपर ने मुझे समझा दिया कि आप लोग शरीफ ख़ानदान से ज़रूर ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन शरीफ नहीं हैं। और जो शरीफ नहीं होते, इनसे बदमाशों की ज़बान में बात की जाती है। औरतों की चीखें सुनकर घर की जवान बेटियां, बेटे और दोनों बुज़ुर्ग आ गए थे। एक बुज़ुर्ग ने कहा, बेटे खालिद, ये क्या हरकत है? तुम चाकू दिखाकर डरा रहे हो? खालिद ने पूछा, मामू जान, कोई आपका घर लूटने आए तो आप क्या करेंगे? ये लोग भी आपके सामने सिर्फ ये मकान ही नहीं, मेरे बाप के खून का रिश्ता भी मुझसे छीन रहे थे। इस वक्त आप लोग खामोश थे, लिहाजा अब भी खामोश रहें। दोनों भाई और इनकी बेगमात कमरे के एक गोशे में चली गई थीं। इनकी जवान लड़कियां और लड़के जल्दी से आकर वालिदैन के सामने ढाल बन गए थे और खालिद से कह रहे थे, चाचा जान नहीं, चाचा जान, आप तो बहुत अच्छे हैं, हम सब आपकी इज़्ज़त करते हैं। आप चाकू ना निकालें, प्लीज़ इसे रख लें। खालिद ने कहा, मेरे बच्चों, मुझे चाकू नहीं निकालना चाहिए क्योंकि शरीफ घरानों में चाकू के बग़ैर ही खून के रिश्ते काट दिए जाते हैं। तुम्हारी आंखों पर अपने अपने वालिदैन की मोहब्बत की ऐनक है। इस ऐनक से मैं बदमाशी नज़र आऊँगा, लेकिन ये बदमाश तुम्हें यकीन दिलाता है कि ये चाकू आज नहीं चलेगा। अब ये उस दिन चलेगा जिस दिन ये मेरे ख़िलाफ़ दूसरी बार साजिश करेंगे। बड़े भाई के बड़े बेटे ने कहा, अब्बू, अब हम बच्चे नहीं रहे। इस घर में जो कुछ हो रहा है इसे अच्छी तरह समझ रहे हैं। आप ऐसा रास्ता क्यों नहीं इख्तियार करते कि तमाम झगड़े ख़त्म हो जाएं? मंझले भाई के बेटे ने कहा, तमाम झगड़ों को ख़त्म करने का एक ही तरीका है। यह तरीका आप बड़े भी जानते हैं, हम नौजवान भी जानते हैं, बल्कि घर का बच्चा बच्चा जानता है। यकीन ना हो तो गुड्डू रानी से पूछ लो। इसने 8 बरस की एक बच्ची से पूछा, बोलो गुड्डू रानी, हमारे घर में किसकी शादी होगी? बच्ची ने खुशी से उछलकर ताली बजाई और फिर कहा, चाचा जान और खाला जान की शादी होगी। बड़ी भाभी जान इसे मारने के लिए तोड़ी, इधर आ कमबख्त,
शादी नहीं, मैं तेरा जनाजा निकालती हूँ। बड़े बेटे ने गुड्डू रानी को अपने बाजुओं में छुपाते हुए कहा, इसे मारकर आप सच्चाई को नहीं मार सकती। यह गुस्से का वक्त नहीं, इबरत का मकाम है। बुजुर्ग समझते हैं कि घर की चार दीवारी में जो होता है इसे बच्चे नहीं समझते। ये समझते हैं, लेकिन सही को गलत और गलत को सही समझ लेते हैं। सही बात समझाना आपका फ़र्ज़ है। अगर चाचा जान और खाला जान की शादी होगी तो इस बच्ची की समझ दुरुस्त होगी। अगर शादी ना हुई तो हम पूछेंगे कि इनका रिश्ता गलत क्यों है। अगर गलत है तो ये दोनों बरसों से एक ही छत के साए में क्यों हैं? आप लोगों ने हम बच्चों को इस गलत माहौल में क्यों रखा? अम्मी जान, इस माहौल को गलत करार देने से बेहतर है कि आप इनकी शादी कर दीजिए। मियाँ साहबजादे, बड़ी बड़ी बातें करने से ज़बान नहीं घिसती, लेकिन सोचे समझे बगैर कोई बड़ा काम करने से ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। क्या तुम अपनी बहन की शादी किसी ऐसे निकम्मे से कर सकते हो जो अपने रिश्तेदारों से मांग कर खाता हो? जहाँ नौकरी करने जाता हो वहाँ से निकाला जाता हो। खालिद ने कहा, इसका जवाब मैं देता हूँ। मैंने ऐसी नौकरियाँ खुद छोड़ दी जहाँ तरपरता गलत धंधे होते थे। अगर वो पकड़े जाते और इनके साथ मैं भी जेल जाता तो आप लोगों के सर शर्म से झुक जाते। अल्लाह की कसम, मैं मजबूर और बेबस नहीं हूँ। मेरी ज़मीन ने मुझे बेरोज़गार बना रखा है, वरना आप लोग महीने में 1000 कमाते हैं, मैं लाखों कमा सकता हूँ। एक भाई ने कहा, जब हम तुम्हारी तरह बेकार थे तो इसी तरह ख़याली महल में बैठकर लाखों रुपए गिनते रहते थे। मियाँ, होश की बातें करो, होश की। मैं होश में हूँ और आपसे पूछता हूँ, अगर मैं कभी मुलाजमत कर लूँ या कोई कारोबार शुरू कर दूँ और ये ज़मानत दे दूँ कि समीना को कभी भूखा नहीं रखूँगा, अच्छा खिलाऊँगा, अच्छा पहनाऊँगा, तो क्या आप इसका हाथ मेरे हाथ में दे देंगे? हरगिज़ नहीं। बड़ी भाभी जान ने ऐसे कहा जैसे पत्थर खींचकर मारा हो। बड़े भाई ने डांट कर कहा, बेगम तुम खामोश रहो। क्यों खामोश रहूं? वो मेरी बहन है, मैं जहाँ चाहूँगी इसकी शादी करूँगी। खालिद ने कहा, आपकी हठधर्मी को ये बच्चे अच्छी तरह समझ रहे हैं। अभी आपके जवान बेटे ने कहा है कि इस माहौल को गलत करार देने से बेहतर है हमारी शादी कर दी जाए, लिहाजा ये शादी ज़रूर होगी। मुझे कुछ करने और अच्छी तरह पाँव जमाने के लिए कम से कम 3 बरस लगेंगे। मैं जब तक इस काबिल नहीं हो जाऊंगा तब तक इस घर में कदम नहीं रखूंगा। बड़ी भाभी जान खालिद का ये चैलेंज सुनकर तेज में आ रही थी कि ये शादी ज़रूर होगी, लेकिन ये जब सुना कि वो लंबी मुद्दत के लिए घर से जा रहा है तो दिल की मुराद पर आई। दिमाग ने समझाया, पहले इस बदमाश को दफ़ा होने दो, फिर देखा जाएगा। खालिद ने कहा, आज हमारे बच्चों ने हमें समझा दिया है कि ये नादान नहीं हैं। मैं भी इन्हें समझाना चाहता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। चूँकि अभी समीना के काबिल नहीं हूँ इसलिए घर से जा रहा हूँ। एक ही छत के नीचे रहकर अपने बच्चों के माहौल को गलत नहीं करना चाहता। इसे सही करने के लिए किसी काबिल होकर आऊँगा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दरमियानी मेज़ के पास आया, फिर बोला, मैं बड़ी शराफत और सुकून से ये घर छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने अगर 3 बरस तक मेरा इंतज़ार ना किया और समीना की शादी किसी और से करने की हिमाकत की तो। इसने बात अधूरी छोड़ दी। एक झटके से चाकू की नोक को दरमियानी मेज़ के सीने में बेबस कर दिया, फिर सीना तान कर चलता हुआ कमरे से निकल गया। वहाँ सब पर जैसे सख्ता तारी हो गया। सबकी नज़रें चाकू पर थीं। बाज़ हालात में जो बात शराफत की ज़बान से अधूरी रह जाती है, बदमाशी की ज़बान उसे मुकम्मल कर देती है। ज़हीर सर झुकाए बैठा हुआ था। बड़े भाई इसके सामने गुस्से से टहल रहे थे, गरज गरज कर कह रहे थे, तुम हमारी इज्जत और शोहरत के दुश्मन हो। तुम चाहते हो हम शरीफ और मोअज़्ज़ज़ लोगों से मुँह छुपाते फिरें। जानते हो कल से तुम्हारी भाभी ने खाना नहीं खाया, रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। भाभी ने अपनी खुश्क आँखें रुमाल से पोंछी, फिर ज़ोरदार आवाज़ से नाक साफ़ की। इसके बाद कहा, मुझे क्या मालूम था कि मिसेस चौहान के यहाँ डिनर में जाऊंगी तो मेरा खून खुश्क हो जाएगा। वहाँ आमना नौकरानी का काम कर रही है। यह मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम इतने गिर गए हो कि अब तुम्हारी बीवी दूसरों के यहाँ खाना पकाने और बर्तन धोने का काम करने लगी है? ज़हीर ने कहा, कोई जानबूझकर नहीं गिरता है, हालात इसे गिरा देते हैं। आमना ने मुझे बताया था
کہ آپ کل رات چौہان صاحب کے ہاں ڈنر میں تھیں۔ اب میں اپنی بیوی کی کیا تعریف کروں؟ آپ خود اس بات کی گواہ ہیں کہ اس نے سب کے سامنے آپ کو بھابھی نہیں بیگم صاحبہ کہہ کر مخاطب کیا اور یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ آپ جیسے بڑے لوگوں سے ہمارا خون کا رشتہ ہے۔ بڑے بھائی نے کہا، تانا کیا دیتے ہو؟ بے شک ہم بڑے لوگ ہیں، ہم نے اپنی محنت اور صلاحیتوں سے یہ مقام حاصل کیا ہے، مگر تمہارے جیسے رشتہ دار ہمیں اپنے مقام سے گرانے کی حماقتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ ہمیں رشتہ دار سمجھتے ہیں۔ دیکھو، میں وارننگ دے رہا ہوں، مجھ سے طنزیہ لہجے میں گفتگو نہ کرو، اپنی اوقات کو سمجھو۔ میری اوقات یہی ہے کہ میں اپنے بھائی کے گھر سامنے والے دروازے سے نہیں آ سکتا، پچھلے دروازے سے آتا ہوں، تاکہ سائیکل پر آنے والا یہ پروفیسر آپ کا رشتہ دار نہ سمجھا جائے۔ جب ہم دنیا والوں کی نظروں میں آپ کے رشتہ دار نہیں تو آپ کو آمنہ پر غصہ کیوں آ رہا ہے؟ میرے پروفیسر بھائی، دنیا کو پڑھاتے ہو، تھوڑا خود بھی پڑھ لیا کرو۔ ایک گھر کا راز ملازموں کے ذریعے دوسرے گھروں تک پہنچتا ہے۔ آمنہ مسز چوہان سے بات چھپائے گی، لیکن آس پاس کی کوٹھیوں میں کام کرنے والی عورتیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ اگر کوٹھیوں کے سامنے ملاقات نہ ہو تو بس کے اڈے پر ضرور ملتی ہیں۔ بعض کام کرنے والیوں کی منزل ایک ہی ہوتی ہے، اس طرح وہ ایک دوسرے کا گھر کا پتہ معلوم کر لیتی ہیں۔ جب کسی کو تمہارے گھر کا پتہ معلوم ہوگا تو چوہان صاحب کو یہ اطلاع چونکا دے گی کہ ایک پروفیسر کی بیوی ان کے ہاں آیا کا کام کرتی ہے۔ ابھی ہمارے ہاں پروفیسر کی صحیح تعریف متعین نہیں کی گئی ہے۔ کالا جادو اور سفلی عمل کا دعویٰ کرنے والے بھی خود کو پروفیسر بخاری اور پروفیسر بنگالی کہتے ہیں۔ ان حالات میں چوہان صاحب ضرور تحقیقات کرائیں گے کہ تم کالج کے پروفیسر ہو یا کالے جادو کے۔ کیا تحقیقات کے دوران یہ انکشاف نہیں ہوگا کہ تم ہمارے بھائی ہو؟ بھابھی نے کہا، آپ اتنی لمبی چوڑی تحقیقات کی بات کر رہے ہیں؟ سیدھی بات ہے کہ چھوٹے لوگوں کے پیٹ میں کوئی راز نہیں رہتا۔ اگر کوٹھی کی مالکن کبھی اچھے موڈ میں ملازمہ سے بات کرنے بیٹھ جائے تو ملازمہ پھیل جاتی ہے، اپنے خاندان کا کچا چھٹا سنا دیتی ہے، یا دوسرے ملازموں کے درمیان ڈینگے مارتی ہے کہ اس کے بھائی یا بہنوئی یا دیور بیرسٹر ہیں، جج ہیں، کمشنر ہیں یا منسٹر ہیں۔ آمنہ کو ڈینگے مارنے کی عادت نہیں ہے، وہ ایسے سچ کو بھی چھپا رہی ہے جس سے آپ لوگوں کی توہین ہوتی ہے۔ ہماری عزت کا اتنا ہی خیال ہے تو اسے گھر پر بٹھا کر رکھو نا۔ آمنہ کو ماہانہ 1,500 روپے ملتے ہیں، ہمیں روپوں کا لالچ نہیں ہے، بیٹیوں کے لیے ضرورت ہے۔ ہم نے 6 ماہ میں 9,000 روپے بچائے ہیں۔ اتنی بڑی بچت سے ہمیں حوصلہ ہو رہا ہے کہ انسان چاہے تو محنت و دیانت سے حالات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ حالت پر قابو پانے کے لیے اپنی سطح سے نہیں گرنا چاہیے۔ ظہیر نے کہا، میں پروفیسر ہوں، مگر یہ پاکستانی معاشرہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے ایک بھائی نے رشوت لی، اس کی وردی اتر گئی، انہوں نے 25,000 روپے جرمانہ ادا کیا، جیل سے ہو کر آ گئے، اس کے باوجود وہ آپ کے بنگلے کے سامنے والے دروازے سے آتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہنڈا ایکارڈ میں آتے ہیں، ڈیفینس میں رہتے ہیں اور ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی کی طرف سے الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں، لہٰذا وہ اپنی سطح سے نہیں گرے۔ اور ہم کوئی جرم بھی نہیں کرتے، کسی الیکشن میں چہرہ بدل کر نہیں آتے، ایمانداری سے محنت کرتے ہیں، پھر بھی آپ لوگ ہمیں اپنی سطح سے گرا دیتے ہیں۔ اس نے ذرا توقف سے کہا، میں مانتا ہوں آدمی کو اپنے علم، اپنی صلاحیت اور اپنے خاندانی رکھ رکھاؤ کے مطابق ملازمت کرنی چاہیے۔ میں جانتا ہوں آمنہ غلط کر رہی ہے، آپ بھی مان لیجئے کہ آپ اپنے وسیع ذرائع استعمال کر کے مجھے کوئی پارٹ ٹائم ملازمت دلا دیتے تو آج آمنہ یہ کام نہ کرتی۔ مشکل تو یہ ہے کہ میں کہیں چھوٹی سی نوکری کروں تو آپ انسلٹ محسوس کرتے ہیں کہ آپ جیسے عہدیدار کا بھائی آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے والوں کے ہاں کام کر رہا ہے۔ اب کوئی بتائے کہ ہم کہاں جائیں؟ جہنم میں جاؤ، مگر آمنہ کو وہاں کام نہ کرنے دو۔ وہ وہاں کام نہیں کرے گی تو ہم بچوں سمیت جہنم میں چلے جائیں گے، اور ہم جان بوجھ کر ایسی جگہ نہیں جائیں گے۔ یعنی وہ کام کرے گی، یہ تمہاری ضد ہے؟ ضد نہیں، ضرورت ہے۔ آخر تمہاری ضرورت کتنی رقم سے پوری ہوگی؟ ایک بیٹی کے لیے کم از کم 50,000 کا جہیز لازمی ہوتا ہے، یعنی 2 بیٹیوں کے لیے 1,00,000 روپے۔
यानी तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो? तुम्हारा ख्याल है कि तुम आमना को इस कोठी से हटाने के लिए हमसे 1 लाख रुपया वसूल करोगे? मैंने आपसे एक पैसा नहीं मांगा है। आप 1 लाख क्या 10 लाख दें, तब भी मैं भिखारी या ब्लैकमेलर की तरह हाथ फैलाकर आपके दरवाजे पर नहीं आऊँगा। ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी कि हम शैतानी कमाई पर थूकने के बाद ही रिज़्क़ के हलाल से आशना हुए हैं। वो उठकर खड़ा हो गया, फिर बोला, मैं ये वादा करके जा रहा हूँ कि मैं और मेरे बीवी बच्चे किसी के सामने आप लोगों से रिश्तेदारी जाहिर नहीं करेंगे और न ही आप जैसे भाइयों के दरवाजे पर कभी कदम रखेंगे। वो तेज़ी से चलता हुआ कमरे से निकल गया। बेगम ने गुस्से से अपने मियाँ को देखा और फिर कहा, एक 2 कौड़ी का प्रोफेसर बातें सुनाकर चला गया और आप खामोश खड़े हुए हैं। वो 2 कौड़ी का आदमी है, इसे हवालात भेजूंगा या इसे कोई सज़ा दिलाऊंगा तो सज़ा देने वालों को ज़रूर मालूम होगा कि वो मेरा भाई है। मेरी समझ में नहीं आता ऐसे रिश्तेदारों से कब पीछा छूटेगा। बड़े लोगों पर मुसीबतें बड़ी आती हैं, छोटे लोगों को सिर्फ छोटे लोगों के सामने छोटे छोटे रख रखाव से रहना पड़ता है। बड़े लोगों को बहुत बड़े बड़े लोगों में रहकर अपनी इज्जत और शान और शौकत को बरकरार रखना पड़ता है। छोटों के पास छोटी बीमारियां आती हैं जो 2-4 पुड़ियाँ खाने से चली जाती हैं। बड़ों के यहाँ गरीब रिश्तेदार हाई ब्लड प्रेशर बनकर आते हैं। वो किसी दवा दारू से नहीं जाते, कैंसर की तरह आखिरी दम तक पीछे पड़े रहते हैं। आमना ने होने वाले दामाद के लिए ईदी भेजी। ईदी में एक सूट का कपड़ा, सेवइयाँ, चीनी और मेवे के अलावा नकद रुपए भी थे। जब अहमद यार खान और असद यार खान और इनकी बीवियों ने सुना कि आमना ने अपनी बेटी के होने वाली ससुराल में 1000 रुपये की ईदी भेजी है तो सब हैरान रह गए। इनके दिमागों में ये सवाल गूंजने लगा, क्या आमना आपा और ज़हीर भाई के पास दौलत आ गई है? औरतों में खलबली मची हुई थी। वो आमना आपा के यहाँ जाकर अंदर की बात मालूम करना चाहती थीं। एक दिन आपा खुद ही मैके वालों से मिलने आ गईं। बड़ी भाभी ने पूछा, आपा क्या वाकई आपने 1000 रुपये की ईदी भेजी है? आमना ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या तुम हैरान हो? क्या ये हैरानी की बात नहीं है? ज़हीर भाई आखिर कितना कमा लेते हैं? हम मियाँ बीवी दोनों ही काम करते हैं, हर माह 1500 रुपये बचा लेते हैं। अल्लाह, 1500 रुपये की बचत होती है? मगर कैसे? मैं एक कोठी में काम करती हूँ, वहाँ से जो मिलता है इसे हम बैंक में जमा कर देते हैं। दूसरी भाभी ने पूछा, आप कोठी में भला क्या काम करती हैं? भला और क्या करूँगी, खाना पकाती हूँ, बर्तन धोती हूँ और दूसरे ऊपरी काम करती हूँ। तौबा तौबा, आप एक प्रोफेसर की बीवी होकर ये काम करती हैं? बड़े भाई अहमद यार खान ने कहा, आपा ऐसा काम करना तो एक तरफ रहा, क्या ऐसा सोचने से पहले आपको अपने मैके की इज़्ज़त का ख्याल नहीं आया? आमना ने कहा, इज़्ज़त का ख्याल पहले कहाँ आता है? अगर पहले ख्याल आना चाहिए तो तुम भाइयों ने कभी सोचा कि आपा की बेटियों को अपने घर बहू बनाकर लाना चाहिए? ज़हीर के भाइयों के यहाँ भी जवान बेटे हैं, मगर सब जानते हैं कि एक प्रोफेसर अपनी बेटियों को अच्छा जहेज नहीं दे सकेगा। लिहाजा तुम लोगों ने हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया, और जब छोड़ ही दिया तो इज़्ज़त का दुखड़ा क्यों रोते हो? आप महज बातें बना रही हैं। हमारे यहाँ भी आखिर जवान बेटियाँ हैं। क्या हमारी औरतें किसी के घर जाकर बर्तन मांज रही हैं? तुम दोनों भाइयों के यहाँ बेटियाँ 1-1 और बेटे 4-4 हैं। तुम दोनों ने एक दूसरे की बेटी को बहू बनाने का फैसला कर लिया है। तुम्हारे सर पर कोई पहाड़ नहीं है। मेरी मजबूरियाँ समझ में नहीं आ रही हैं तो किसी बेटी को ख़ानदान से बाहर ब्याह कर देखो। लड़के वाले ऐसे ऐसे मुतालबात करेंगे कि तुम दिन को नौकरी करने और रात को रिक्शा चलाने पर मजबूर हो जाओगे। भाभी ने कहा, अल्लाह ना करे जो ये कभी रिक्शा चलाएं। क्या आप बद्दुआ कर रही हैं? तुम्हारी जितनी अकल है ना उतना ही समझ रही हो। मैं भी इससे ज़्यादा नहीं समझाऊंगी। उठकर खड़ी हो गई, फिर बोली, जब तक मेरे मसाइल हल नहीं होंगे मैं ये काम करती रहूँगी। और मैंने सोचा था कि उस वक्त तक किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाऊँगी, लेकिन खालिद के बारे में सुनकर मुझसे रहा न गया। ये पूछने आ गई कि वो कहाँ गया है, क्या कर रहा है। उसने अचानक घर क्यों छोड़ दिया? हमने उसे जाने के लिए नहीं कहा, वो अपनी मर्ज़ी से गया है।
कोई अपनी मर्ज़ी से एक ठिकाना तब छोड़ता है जब दूसरा बना लेता है। तुम लोगों को इसके दूसरे ठिकाने का इल्म होना चाहिए। हम नहीं जानते वो कहाँ रहता है और क्या करता है। अच्छी बात है, मैं मालूम कर लूँगी। वो चादर संभालती हुई कमरे से निकली और स्टोर रूम में आ गई। अब्बा जान, अस्सलाम वालेकुम। बाप ने खांसते हुए सलाम का जवाब दिया। इसे दुआएं देने लगा। उसने पूछा, खालिद कहाँ है? उन्होंने कान पर हाथ रखकर पूछा, खालिद को पूछ रही हो? जी हाँ, वो कहाँ है? अल्लाह जानता है बेटी, वो कमान से निकला है, अल्लाह ही इसे वापस लाएगा। आखिर वो क्यों चला गया? हाँ, चला गया। मैं पूछ रही हूँ, वो क्यों चला गया? बर्तन आपस में टकराते हैं, ऐसा सभी घरों में होता है। वो टकराव नहीं चाहता था, समझदार था, चला गया। वो कान के करीब मुँह ले जाकर बोली, आप सच बात नहीं बताएंगे? उन्होंने बेटी के कान के करीब मुँह ले जाकर पूछा, क्या मुझे भी घर से निकलवाना चाहती हो? आमना ने एक गहरी सांस ली। छोटे भाई के खिलाफ साजिश करने वाले समझ में आ गए थे, लेकिन ये तजस्सुस बाकी था कि वो घर छोड़कर क्यों गया, जबकि इस घर पर इसका बराबर का हिस्सा था और वो हक ना हक छोड़ने वाला लड़का नहीं था। इसने स्टोर रूम के दरवाजे से देखा, समीना हाथों में चाय की ट्रे उठाए किचन से निकलकर अपनी आपा के कमरे की तरफ जा रही थी। आमना ने चरपाई से उठकर आवाज़ दी, समीना। वो ठिठक गई, जल्दी से सलाम करके बोली, मैं मसाला पीस रही थी, आपको सलाम करने ना आ सकी। वो करीब आकर बोली, कोई बात नहीं, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। आपा, मैं कोई जवाब नहीं दे सकूँगी, फिर भी इतना पूछती हूँ, मेरा भाई तुम्हारे दिल से तो नहीं गया है ना? एक बार की इसकी आंखें भीगने लगीं। आमना ने कहा, अरे नहीं पगली, आंसुओं से जवाब न देना, बस मैंने अपने भाई को तुझ में देख लिया है, वो ज़रूर वापस आएगा। वो चादर संभालती हुई घर से चली गई। समीना चंद लम्हों तक हाथों में ट्रे लिए इसी जगह खड़ी रही, अपने आंसुओं को रोकती रही। अगर वो बहने लगते तो इन्हें पोंछने के लिए हाथ खाली नहीं थे। घर वालों की खिदमत करते करते उसके हाथ भी पराए हो गए थे, अपनी ही आंखों तक नहीं पहुंच पाते थे। वो आपा के कमरे की तरफ चली गई। समत-यार खान स्टोर रूम से देख रहे थे। इन्हें यूँ लगता था जैसे अपनी कब्र के किनारे बैठे अपने घर की चहल पहल देख रहे हों। कोई इन्हें नहीं देखता था। दुनिया वाले कब्र की तरफ भूल कर ही देखते हैं, इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती। बेटे रोज़ सुबह काम पर जाते थे, शाम को आते थे, फिर दूसरी सुबह तक अपनी अपनी बीवी को खुश रखने में मसरूफ़ रहते थे। बच्चे पढ़ते थे, एक दूसरे से लड़ते थे, मगर इससे ज़्यादा आपस में मोहब्बत करते थे। यही बात समत-यार खान को दुख पहुंचाती थी। अगर बेटे बहू पोते पोतियाँ कभी लड़ते हैं तो इनसे भी लड़ने आएँ, और जब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो इनसे भी मोहब्बत करने आएँ। ये तो कोई बात ही ना हुई कि 3 वक्त की रोटियां दी जाएं और 1 वक्त की भी तवज्जो ना दी जाए। इस बुढ़ापे में सिर्फ तवज्जो की कमी थी, इसीलिए वो अक्सर चरपाई से उठकर गंदगी में आ जाते थे और किसी न किसी बहाने दूसरों को मुतवज्जा करना चाहते थे। गली में मर्द कम नजर आते थे। कभी कभी औरतें कचरा फेंकने के लिए दरवाजे पर आती थीं, इन्हें सलाम करती थीं, फिर दरवाज़ा बंद कर लेती थीं। अलबत्ता 2-4 बच्चे नज़र आते ही रहते थे। वो इन्हें दोस्त बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन बच्चों को खेलने से फुर्सत नहीं मिलती थी। वो एक जगह बैठे रहने वाले बूढ़े को नज़रअंदाज करते थे। इस बात पर समत-यार खान को गुस्सा आता था। घर हो या बाहर, कोई इन्हें पूछता नहीं था। वो बुड़बुड़ाते थे, बच्चों को गालियाँ देते थे और छोटे छोटे पत्थर उठाकर मारते थे। घर में किसी को डांटने या मारने के हुकूक नहीं रहे थे, इसीलिए बाहर हसरत पूरी करते थे। एक दिन पता चला सामने वाले के पड़ोस में नए लोग आए हैं। नए आने वालों ने वो मकान ख़रीद लिया था। समत-यार खान खुश हो रहे थे, अगर इनमें कोई बूढ़ा हुआ तो इससे दोस्ती हो सकती है। उसने एक जवान को बुलाकर पूछा, बेटे कहाँ से आए हो? खोखरापार से। तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? सदर में हमारा पान सिगरेट का खोखा है, हम बाप बेटे बारी बारी दुकान पर बैठते हैं। तुम्हारे दादा कहाँ हैं? इनका इंतकाल हो चुका है। इन्हें मायूसी हुई,
इस नई फैमिली में इनकी उम्र को समझने और इनकी हाँ में हाँ मिलाने वाला कोई नहीं था। वो अपने दरवाजे के पास चबूतरे पर बैठे देख रहे थे। इनका तमाम सामान ट्रक पर लदकर सामने वाले दरवाजे से लाया गया होगा। थोड़ा सा सामान गंदी गली से भी लाया गया था। समद यार खान दिलचस्पी से देख रहे थे। ये भी एक मशगला था। वहाँ कोई आता जाता हो या सामान पहुँचाया जा रहा हो या औरतें एक दूसरे से तू मैं कर रही हों तो समद यार खान का वक्त अच्छी तरह गुजर जाता था। वो इस गली के बाहर की दुनिया को नहीं जानते थे। कभी कभी खुद ही मालूम हो जाता था कि बाहर क्या हो रहा है। मसलन इसी वक्त कहीं से तड़ातड़ गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी तो मालूम हो गया शहर में फिर से हंगामे शुरू हो गए हैं। कुछ लोग भागते हुए गंदी गली में आ गए थे। गली के दरवाजे भी बंद हो रहे थे। वो चबूतरे से उठकर अपने दरवाजे पर आकर बैठ गए। उन्होंने दरवाज़ा बंद नहीं किया। ऐसे वक्त और तजस्सुस पैदा हो जाता है कि देखें गंदी गली के बाहर वाली दुनिया में क्या हो रहा है। इस एतबार से वो खुशनसीब थे कि शहर में फैलने वाले सूबाई तासुबात को आंखों से नहीं देख रहे थे और न ही ये जान रहे थे कि बाज़ारों और दफ्तरों में जाने वाली माएँ, बहनें, बाप, भाई और शौहर, स्कूल जाने वाले मासूम बच्चे भी यहाँ महफूज नहीं हैं। कहीं भी किसी भी वक्त किसी की भी लाश गिरा दी जाती है और लाश तो कचरे की तरह होती है। इसमें ताफुन पैदा होता है। इसे भी कब्रिस्तान के कूड़ा घर में डाल दिया जाता है। दुनिया में जितने कचरे हैं इनमें सबसे ज़्यादा बदबू, गलाज़त और ताफुन इंसान के अंदर है। जब उसका ज़हन जवानी में बूढ़ा हो जाता है, इसके हौसले खांसने लगते हैं और इस अमल में बलगम थूकने लगता है तो इसके आसपास अपनी अपनी अना और अपनी अपनी ज़ात की गंदी गली बनती चली जाती है। दुकानें बंद हो गई थीं, कतार अंदर कतार, मकानात के सामने वाले तमाम रास्ते सुनसान हो रहे थे। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने और अंधी गोलियों से बचने के लिए गंदी गलियों से गुजर रहे थे। समद यार खान ने एक बूढ़ी औरत को देखा। वो बेटे और बहू का सहारा लेकर गली में आ रही थी। वह आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर चल रही थी, ठहर ठहर कर खांस रही थी। इसकी आंखों पर ऐनक थी। शायद वो आते आते समद यार खान को साफ तौर से देख रही होगी। वो खुश हो रहे थे। इस गली में इन जैसा ना सही इनके जैसी आ गई थी। ये वही नई आने वाली फैमिली थी। मकान के पिछले हिस्से में सहन नहीं था। एक बावर्ची खाना था और एक कमरा नुमा 4 दीवारी थी जहाँ से जीना ऊपर को जाता था। जीने के नीचे एक चारपाई बिछी हुई थी। बेटे और बहू ने इस बूढ़ी को चारपाई तक लाकर छोड़ दिया। इस 4 दीवारी में खुली हुई चौखट थी, यानी दरवाज़ा नहीं था। एक फटा पुराना सा टाट झूल रहा था। समद यार खान अपने दरवाजे से इस 4 दीवारी के अंदर दूर तक देख सकते थे। बहुत अरसे बाद ख्याल आया कि इन्हें ऐनक लगाना चाहिए और इस दुनिया को साफ तौर से देखना चाहिए। वो दरवाजे से उठकर खड़े हो गए, छड़ी टेकते हुए सहन में आए। इनकी एक पोती अपनी अम्मा के सर से जुएं निकाल रही थी। इनका पोता पंजों के बल उछलता हुआ माँ से 5 रुपए मांग रहा था। वो हमेशा की तरह घर के इस बुजुर्ग को नज़रअंदाज कर रहे थे और आज इन हजरत को भी किसी की बेरुखी की परवाह नहीं थी। वो स्टोर रूम में आए, अपनी चारपाई पर बैठकर ज़रा दम लेने लगे। उन्होंने तकिया उठाकर पुरानी सी ऐनक उठाई। इसकी कमानी एक तरफ से टूट गई थी, उधर धागा बांध रखा था। उन्होंने ऐनक को नाक पर रखा, आंखों पर सजाया। इसकी एक कमानी को एक कान पर जमाया, दूसरे कान पर धागे को लपेटा तो स्टोर रूम की हर चीज़ साफ तौर से दिखाई देने लगी। कुछ लोग आंखों से धुंधला देखते हैं, ऐनक लगा सकते हैं मगर नहीं लगाते, दुनिया को साफ साफ नहीं देखना चाहते। मायूसी और नाकामी सारी दुनिया से नज़रें चुराने पर माइल करती है। घर वाले अपने बुजुर्ग को अपनी तवज्जो से मिटाते थे और वो ऐनक के बगैर अपने बेटों और बहुओं को धुंधलाए रखते थे। वो छड़ी टेकते हुए स्टोर रूम से बाहर आए, थरथराते हुए कदमों से चल रहे थे, सहन से गुजर रहे थे। अचानक इन पर बड़ी बहू की नज़र पड़ गई। वो तंज़ीह अंदाज में बोली, वाह, आज तो बड़े मियाँ ने ऐनक लगाई है। क्या ईद का चांद देखने जा रहे हैं?
एक तरह से बुढ़ापा अच्छा है, इस उम्र में ऊंचा सुनाई देता है, दूसरों के ताने सुनाई नहीं देते। वो कुछ सुने बगैर छड़ी टेकते हुए दरवाजे के बाहर आ गए। चबूतरे पर बैठकर हाँफने लगे। गली आखिरी सिरे तक पूरी वजाहत से दिखाई दे रही थी। उन्होंने सर घुमाकर इस खुली हुई चौखट की तरफ देखा। बूढ़ी सीने के नीचे चरपाई पर बैठी छोटे से हावन दस्ते में कोई चीज़ कूट रही थी। आज दूर तक देखने वाली ऐनक काम आ रही थी। जब उसने हावन दस्ते से कूटा हुआ पान उठाकर मुंह में रखा तो समझ में आ गया, बड़ी भी पान खाने की शौकीन है। इसके बाद वो कुछ मायूस हो गए। बड़ी बी ने झुककर हावन दस्ते को चरपाई के नीचे रखा था, फिर अपनी ऐनक उतार कर सिराने डाल दी थी। अब वो इधर उधर नज़रें दौड़ाती तो समदयार खान धुंधले से नज़र आते और ये मुनासिब नहीं था। तारुफ धुंधला नहीं, साफ और मुकम्मल होना चाहिए। अब तो ऐनक एक तरफ थी, एक हाथ से ताली बजाने वाली बात थी और ये कभी बजती नहीं, सिर्फ एक हाथ हिलता है। अगर वो हाथ हिलाते तब भी वो मुतवज्जा ना होती। वो अपनी जगह बैठे रहे। वक्त गुजरने का एहसास ना हुआ। अंदर से एक पोती ने आवाज़ दी, दादा जान, शाम हो गई, सर्दी लग जाएगी, पहले ही क्या कम खांसते हैं, अंदर आ जाएं, मेहरबानी होगी। वो करीब की आवाज़ मुश्किल से सुनते थे, दूर की भला क्या सुनते। पोती ने दरवाजे पर आकर कहा, आपके लिए लाउड स्पीकर लगाना होगा। उसने दादाजान को देखा। इनकी ऐनक का ताक़ुब किया तो दूर एक चारपाई पर बैठी बड़ी भी नजर आई। पहले तो वह हैरान हैरान सी देखती रही, फिर बेख्तियार मुस्कुराने लगी। आहिस्तगी से बोली, दादाजान, क्या ये नए लोग आए हैं? इनके कानों में जूं तक न रेंगी। वो दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारते हुए बोली, दादाजान। वो चौंक गए, सर घुमाकर देखा, फिर बोले, सायरा बेटी तुम हो? जी हाँ, मैं हूँ। सर्दी बढ़ती जा रही है, आपकी कुल्फ़ी जम जाएगी, अंदर आ जाएं। वो चबूतरे से उठ गए। उठते उठते उधर नज़र डाली। बड़ी बी ने फिर ऐनक नहीं लगाई। वो बड़ी बेचैनी महसूस कर रहे थे। अगर कोई बड़े मियाँ होते तो अभी इस दरवाजे पर जाकर दोस्ती कर लेते। हमारे समाज में 70 बरस की बूढ़ी से भी दोस्ती नहीं हो सकती, सिर्फ दूरी दूर से देखा जा सकता है। और समदयार खां को एक इंसान की ज़रूरत थी, खा वो किसी उम्र का हो, मर्द हो या औरत, आला हो या अदना हो, बस एक आदमी हो जो इनसे बोलता रहे, क्योंकि वो खुद आदमी थे, किसी बोलने वाले तोते से दोस्ती नहीं कर सकते थे। सायरा इस रात बिस्तर पर लेटी दादाजान के मुतालिक सोच रही थी। वो असद यार खान की बेटी थी और अपने ताया अहमद यार खान के बेटे फैसल से मंसूब थी। फैसल की छोटी बहन फ़ायज़ा इधर सायरा के भाई जुनैद से मंसूब हो चुकी थी। फ़ायज़ा ने पूछा, तुम अभी तक जाग रही हो, क्या सोच रही हो? सायरा ने कहा, तुम्हारे भाई मुझे बहुत चाहते हैं, इसी तरह मेरा भाई तुम्हारा दीवाना है, मगर ये जवां उम्र की बातें हैं। क्या एक 80 बरस का बूढ़ा किसी बूढ़ी औरत को चाहा तो लगन से देख सकता है? फ़ायज़ा हंसकर बोली, क्या ये किसी कहानी का प्लाट है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आज दादाजान एक बड़ी बी को देखने में इतने महब हो गए थे कि मेरी आवाज़ इनके कानों तक नहीं पहुँच रही थी। क्या सच कह रही हो? मैंने कहा ना, मजाक नहीं कर रही हूँ। फिर तो ये बड़ा दिलचस्प मामला है, दिलचस्प भी और काबिल गौर भी। बुढ़ापे में मोहब्बत करने के लिए क्या रह जाता है? वाकई ये बात तो काबिल गौर है। आपके फैसल साहब इल्म नफ्सियात से दिलचस्पी रखते हैं, वही इस मामले पर रोशनी डाल सकते हैं। तुम्हारे भाई से मिलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। न मेरी अम्मी किसी अजीज़ के यहाँ मिलने जाती हैं और न तुम्हारी। जब से खालिद चचा और समीना खाला के इश्क का चर्चा होने लगा है, वालिदैन ने सख्ती से हमारी निगरानी शुरू कर दी है। ये वालिदैन समझते हैं कि पहरा लगाने से चोरी नहीं होती, हमें वही छत वाला रास्ता इख्तियार करना होगा। फ़ायज़ा की अम्मी और अब्बू ऊपरी मंजिल में रहते थे। दोपहर को खाने के बाद कभी सायरा की अम्मी ऊपरी मंजिल पर जाती थीं और कभी फ़ायज़ा की अम्मी निचले हिस्से में आकर बैठ जाती थीं। ऐसे वक्त सायरा ऊपरी मंजिल पर फ़ायज़ा से मिलने जाती थी। फैसल पहले ही दोस्त से मिलने बाहर चला जाता था। इस तरह इन माँओं को इत्मीनान होता था कि लड़के लड़कियाँ तन्हाई में नहीं मिल सकेंगे।
जवान बच्चों की चालाकियाँ इनकी समझ में नहीं आती थीं। पड़ोस के जवान लड़के फैसल और जुनैद के दोस्त और हमराज थे। वो दोनों पड़ोस के दोस्तों से मिलने आते थे। दोस्त इन्हें अपने मकान की छत पर पहुंचा देते थे। इधर सायरा और फायजा छत पर आ जाती थीं। यूँ मकान के निचले हिस्से में माएँ जितनी देर दुनिया जहान की बातों में मसरूफ़ रहती थीं, इतनी देर ऊपर बच्चों को आज़ादी मिल जाती थी। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि जवान बच्चे तन्हाई में फिल्मी रोमांस के लिए या अपनी गैरत को दांव पर लगाने आते हैं। बेशक बाज़ नौजवान बहक जाते हैं, मगर अक्सरियत ऐसी नहीं होती। फिर जुनैद के सामने इसकी बहन सायरा फैसल से मिलती थी और फैसल के सामने इसकी बहन फायजा जुनैद से बातें करती थी। दोनों रूमानी जोड़े छत पर एक दूसरे से दूर रहते थे, मगर एक दूसरे की नज़रों में रहते थे। शादी से पहले एक दूसरे को देखने, आपस में मिलने और एक को दूसरे की स्टडी करने और मिजाज को समझने की ख्वाहिश होती है। आपस में हंसना बोलना और मोहब्बत के यादगार लम्हात गुजारना बुरी बात नहीं है। सायरा ने फैसल को और फायजा ने जुनैद को दादा जान के मुतालिक बताया। वो चारों दरमियानी फासला ख़त्म करके एक जगह आ गए। फैसल ने कहा, मैं दादा जान की प्रॉब्लम को समझता हूँ, मगर हम सब अपनी अपनी दुनिया में इतने मसरूफ़ होते हैं कि इनके पास बैठकर इनके हिस्से की मोहब्बत इन्हें देने के लिए अपना वक्त ज़ाया नहीं कर सकते, क्योंकि दिन रात पढ़ने या काम करने के बाद हमें भी मोहब्बत की ज़रूरत होती है। जो वक्त मैं और जुनैद दादा जान के पास गुजार सकते हैं, वो हम सायरा और फायजा के साथ गुजारेंगे तो हमें अपने हिस्से की मोहब्बत मिलेगी। यानी हमारे पास मोहब्बत देने का वक्त नहीं होता है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत लेने में मसरूफ़ रहते हैं।